नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं करंट अफेयर। आज हम 23 और 24 अक्टूबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किन शहरों में मानवीय सहायता भेजी है? इजराइल हमास जंग के दौरान हमास ने किस देश की मध्यस्थता के बाद 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य ने धोरडो को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड दिया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, तो देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किन शहरों में मानवीय सहायता भेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजा के शहर में। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन शहर गाजा में मानवीय सहायता भेजी है। यह इजराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल फोर्स की घेराबंदी की है। मानवीय सहायता में क्या क्या भेजी है? तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि एयरक्राफ्ट C-17 राहत सामग्री लेकर एयर आरिस मिस्र का एयरपोर्ट पहुंचा है। यह दक्षिणी गाजा के पास है। इसमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, टेस्ट स्लीपिंग बैग, पानी साफ करने वाली टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। ये सामान ट्रक के जरिए राफा बॉर्डर से गाजा तक पहुंचेगा। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद यह बॉर्डर बंद किया गया था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद यह बॉर्डर मिस्र में केवल राहत सामग्री भेजने के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल हमास जंग के दौरान हमास ने किस देश की मध्यस्थता के बाद 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कतर। इन 2 लोगों को रिहा किया गया है, माँ बेटी हैं दोनों। हमास ने 20 अक्टूबर की रात को 2 अमेरिकी बंधकों जूडिस और नताली रानन को छोड़ दिया है। ये दोनों माँ बेटी हैं। दोनों के आज़ाद होते ही अमेरिकी अधिकारियों ने कतर को धन्यवाद कहा। इसके बाद करीब 200 से ज़्यादा बंदियों के परिजनों के मन में भी उम्मीद जागी कि एक दिन शायद उनके रिश्तेदार दोस्त भी घर वापस लौट सकेंगे। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमले के दौरान लोगों को बंधक बना लिया था। हमास ने गाजा के अंडरग्राउंड सुरंग में बंधकों को रखा हुआ है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने की पुष्टि। तो क्या कहा? अमेरिकी नागरिकों को रिहा करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि एक कतर की मध्यस्थता को में संभव हो पाएगा। अमेरिका अपने ही सभी नागरिकों को रिहा करना चाहता है। इसके लिए इजराइल पर दबाव बना रहा है। वो गाजा में घुसने के अपने प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल दें। दरअसल गाजा में बंधकों को छुड़ाना आसान काम नहीं है। 7 अक्टूबर से बंधक को रिहाई के लिए बैठकें और दौरे किए जा रहे हैं। गाजा वहाँ का एक शहर है, गाजा पट्टी के नाम से वहाँ का एक शहर है। ठीक है, वहाँ पे सुरंग बना है। सुरंग के नीचे बंधक बना के पब्लिक को रखा हुआ है। वहाँ के फिलिस्तीनी लोग, फिलिस्तीन के जो नक्सली है हमास, वो लोग सब बंधक बना के रखे हुए हैं। कतर की बात करें तो कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है, अमीर शेख तमीम बिन अहम अल थानी है। कतर पर थानी राजवंश का शासक है।
राज्य का प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अमीर होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। कतर। पड़ोसी देश उसके हैं सऊदी अरब। समुद्र फारस की खाड़ी है उसकी, पार्सियन गल्फ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धोरडो को। धोरडो को सबसे पर्यटन गांव घोषित किया गया है। 19 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये दुनिया भर के बेस्ट टूरिस्ट विलेज की लिस्ट में शामिल हुआ है। गांव का नाम है धोरडो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के धोरडो को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात को संयुक्त राज्य ने दुनिया भर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया है। किस में दिया है? तो ये पर्यटन के लिए यह जो गांव है धोरडो, इसके लिए। ठीक है, ये धोरडो गांव गुजरात में स्थित है। धोरडो गांव गुजरात के कच्छ में स्थित है। इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर में 230 प्रविष्टियां आई थी, जिनमें से 8 गांव भारत से थे। इनमें से एकमात्र धोरडो को चुना गया और वह दुनिया का बेस्ट टूरिज्म विलेज माना गया। धोरडो के बारे में बताएं तो धोरडो गांव थार रेगिस्तान कच्छ के रण के बीच बसा है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है। इस गांव में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। गांव को सांस्कृतिक विविधता नेचुरल ब्यूटी, एनुअल रण उत्सव फेस्टिवल, नमकीन दलदली भूमि को की वजह से प्रसिद्ध है। इस गांव में आयोजित रण उत्सव के कारण 2022-23 के दौरान 98,000 से अधिक भारतीयों ने पर्यटकों और 7400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने रण उत्सव में भाग लिया था। 2022-23 में 2.42 लाख से अधिक पर्यटकों ने यहाँ दौरा किया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर इसका स्पेन है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना संस्था है जिसमें 556 देश शामिल हैं। भारत साल 1975 में यूएनडब्ल्यूटी का सदस्य बना। भारत केंद्रीय पर्यटक मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। गुजरात की बात करें तो ये गुजरात में धोरडो गांव पड़ता है। तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र सिंह पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो ची मिन्ह सिटी को। यहाँ पे गांधी जी को मूर्ति का अनावरण किया है। जगह की सिटी क्या नाम है? हो ची मिन्ह सिटी। इस शहर में को आमतौर पर साइगान के नाम से जाना जाता है। शहर साइगान नदी से घिरा हुआ है। इस दौरान विदेश मंत्री ने वियतनाम प्रधानमंत्री काम मिन्ह चिन्ह के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस प्रांत में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाक चिन्ह का। ठीक है। कौन कौन है? तो
प्रधानमंत्री महाम चिन मीम चिन्हो, राजधानी हनोई है, मुद्रा वियतनामी डोंग है, आबादी 10 करोड़ है, पड़ोसी देश चीन, लाओस और कंबोडिया है, समुद्र साउथ चाइना सी और गल्फ थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले भारतीय का नाम बताइए जो बिम्स्टेक के महासचिव हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के महासचिव हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। ये क्या है, बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। ये है बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है, भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, सेक्रेटरी जनरल बने हैं। वह भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं, जिसमें से पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व करते थे। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व बने हैं अरिंदम बागची। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में बताएं तो जो ये रेड कलर का है कंट्री, ए ये सभी हैं बिम्स्टेक के कंट्री। ठीक है, बी से बंगला, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, ठीक है, एस से श्रीलंका, टी से टी से थाईलैंड। ये सभी कंट्री शामिल हैं बिम्स्टेक में। ठीक है, तो इनका पुराना नाम क्या था, द बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। मुख्यालय इसका ढाका है, बांग्लादेश में है। 7 सदस्य वाला देश कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल हैं। दुनिया की लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देशों में रहती है। इसका लक्ष्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक संगठन के रूप में कार्य करना है। इस संगठन का गठन वर्ष 1997 में BISTEC के नाम से था। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड ये था। आर्थिक सहयोग के रूप में इसे जाना जाता था। बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल और भूटान को शामिल किया गया। तो शामिल करने के बाद इसका नाम हो गया बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसका उद्देश्य क्या है कि बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए इसको बनाया गया है। बिम्स्टेक के 4 मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन सा, तब व्यापार, विदेश, परिवहन, समाचार, ऊर्जा, पर्यटन, तकनीकी, मछली पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद विरोध और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, लोगों से संपर्क करना इसका मेन कार्य है। ठीक है, सांस्कृतिक सहयोग के जलवायु परिवर्तन, ये सब इसका कार्य है। इससे चीन पर नज़र रखा जा सकता है। हिंद महासागर तक अपने पहुंच मार्ग को बनाए रखने के लिए तेजी से मुखर हो रहे चीन के लिए बंगाल की खाड़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि दुनिया में भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्स्टेक देश में बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से दक्षिण और पूर्वी दक्षिण एशिया में बुनियादी ढांचे, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा अभियान चलाया जाता है। इसलिए बिम्स्टेक क्षेत्र भारत, चीन और प्रभुत्व की लड़ाई में एक नया क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर और देश में हुआ? चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगझाऊ, चीन में। ठीक है, यह है हांगझाऊ, चीन का शहर। चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन 22 अक्टूबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक किया गया।
उद्घाटन समारोह 22 अक्टूबर 2023 को हुआ। एशियन पैरा गेम्स खेलों का आयोजन एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके दिव्यांग एथलेटिक हिस्सा लेते हैं। इसमें दिव्यांग और एथलेटिक हिस्सा लेते हैं। एशियाई पैरा खेल आधिकारिक तौर पर 9 से 15 अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित थे, लेकिन चीन में कोविड-19 के गंभीर प्रभाव के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था, इसलिए 2023 में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारुल परमार और अमित सरोहा। ठीक है, ये पारुल परमार और अमित सरोहा हैं इसके ध्वजवाहक। पारुल परमार पैरा शटलर हैं और अमित सरोह पैरा क्लब थ्रोअर हैं। एशियाई पैरा खेलों के चौथे संस्करण में 22 खेलों में 556 पदक स्पर्धाएं होगी, जिनमें से 24 विषयों में विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जारी अथॉरिटी को सीवर सफाई दौरान कर्मचारियों की मौत होने पर परिजनों कितने रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है? 30 लाख रुपए का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी अथॉरिटी को सीवर सफाई के दौरान कर्मचारियों को मौत होने पर परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है? तो 30 लाख रुपए का। ठीक है, कितना? 30 लाख रुपए का। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने यह फैसला 20 अक्टूबर 2023 को सुनाया। किस स्थिति में कितना मुआवजा देने का आदेश दिया गया है? तो यदि सीवर सफाई के दौरान मौत होती है तो 30 लाख रुपए। सीवर सफाई के दौरान अस्थायी विकलांगता आती है तो 20 लाख रुपए। सीवर सफाई के दौरान अन्य विकलांगता आती है तो 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना का प्रतीक है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना हुई थी। यह दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर लें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।